हेलो एवरीवन, सरल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मैंने थंबनेल नहीं बना पाया, इसलिए मैं सामने खड़ा हो चुका हूं, क्योंकि जब आप थंबनेल देखेंगे तो आपको गैल्वेनिक सेल दिखाई देगा। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम पूर्णतः एनसीईआरटी को पढ़ा, जैसे पेज में लिखा हुआ है ना, बस सेम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, ना आगे ना पीछे। ठीक बात। तो अपने को ऐसा समझना है कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव और कैसे मापा जाता है ना। हमारे सामने ये आपको गैल्वेनिक सेल दिखाई दे रहा होगा, और गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, है ना। अभी तक हमने एक बात सीख ली है, और वो बात यह है कि अभी हमें वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ओहो, ये क्या हो गया। जब हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम राइट में से लेफ्ट को घटा देते हैं। यही करते हैं। आपने यही देखा है ना कि यदि ई सेल हमें निकालना होगा, ई सेल हमें निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, ई दाया माइनस ई वाया कर देते हैं ना। अर्थात यहां से इस साइड से इस साइड को माप घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात कैथोड से एनोड को घटा देते हैं। कैथोड और एनोड का अंतर ही क्या कहलाता है, हमारा ई सेल। ये सब अपन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। परंतु आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि यह ज्ञात करने के लिए भी हमें यह पता होना चाहिए कि भाई साहब, यहां से जब Zn2 प्लस आयन इस विलयन के अंदर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ रहे हैं, उस समय इलेक्ट्रोड और इस वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर जो विभवांतर होता है ना, जो विभवांतर होता है, जिसे हमारी भाषा में या विज्ञान की भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है भैया कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, तो उसके कारण पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है ना। तो यदि वो हमें पता ही ना हो, वो हमें ज्ञात ही ना हो, तो कैसे हम विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं, ई सेल को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ई सेल क्या होता है, दायां और बाएं का अंतर। यदि हमें दाएं और बाएं का मान ही नहीं पता है, यदि हमें दाएं और बाएं का मान ही नहीं पता है, तो ई सेल विभव निकलेगा कैसे। तो द क्वेश्चन इज कि पहले यहां पर जो इन विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभव का अंतर है, यह कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखा है बेटा ने, गुड इवनिंग बेटा। सर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी नहीं आएंगे। मेरे को समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोलते हैं अनामिका, एक बार फिर से लिखो, एक बार फिर से लिखोगे क्या। सर जो एग्जाम में और मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अब नहीं आएंगे क्या। ओके, मैं समझ गया बेटा। इस पे शॉर्ट आने वाला है ना। तुम्हारे कहने का मतलब ये वाला प्रश्न है शायद कि एग्जाम पेपर में जो अथवा और वाले प्रश्न आते थे वो आएंगे या नहीं, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इस पर मैंने और मैडम ने वीडियो शूट करके रखा है। आज शाम को, मतलब आज रात में 9:30 से 10 के बीच में तुम्हें एक शॉर्ट देखने को मिलेगा। उस पर इस बात का हमने बहुत अच्छा आंसर किया है, क्या तुम्हारा सिलेबस होने वाला है और क्या सारी चीजें होने वाली है, उस पर बहुत विस्तृत रूप से बात हो चुकी है। ठीक है, हमें मालूम है तुम्हारा दर्द क्या है इन सभी विषयों पर। सर अथवा में, हाँ बेटा शॉर्ट बन चुका है उसका, बस रुक जाओ थोड़ा सा। क्या है, हालांकि इसका आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा अभी, परंतु अभी अपन इस पर फोकस कर ले तो मेन टॉपिक है, मिल जाएगा तुम्हें आंसर। बस आई प्रॉमिस कि तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी। मैंने वीडियो एडिट नहीं किया है, थोड़ा दूसरा काम करो तो एडिट बस होने ही वाला है। एडिट जैसी होगा तुम्हें पता चल जाएगा उसका आंसर, है ना। चलो, तो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे कैसे, है ना। क्योंकि हमने इन दोनों का अंतर निकाला, हमें ई सेल निकल गया। तो हमें यदि इन दोनों से इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हमें
कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, हमें कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करनी पड़ेगी कि यहां पर सिर्फ इसका मान हो, या फिर यह ना हो इसका मान हो, या ये करें अपन, कुछ ऐसा करें अपन कि इन दोनों में से किसी एक का विभव शून्य हो जाए। क्या हो जाए बेटा? किसी एक सेल का, अर्ध सेल का या रेडॉक्स, इनका प्रॉपरली एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं अर्ध सेल, है ना? बिल्कुल याद रखना, अर्ध सेल बोलते हैं इसे, अर्ध सेल। एक अर्ध सेल का विभव शून्य हो जाए, और तुम लोगों ने 11 में पढ़ा है कि कौन से सेल का विभव जो है वो शून्य होता है, तो हम ये मानते हैं कि इन्हें बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं हम इसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, है ना? SHE ये होता है 0। तो अब हमें कोई एक ऐसा सेल बनाना होगा, हमें एक ऐसा सेल बनाना होगा, अथवा वाले प्रश्न आएंगे बच्चों, ठीक है? हमें एक ऐसा सेल बनाना होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव कैसा हो? शून्य हो। तो क्या हमारे पास में ऐसा कोई सेल है? क्या हम ऐसा सेल बना सकते हैं? क्यों बना सकते हैं? हाँ बच्चा, बिल्कुल बना सकते हैं, परंतु उस पर आगे जाने से पहले, उस पर आगे जाने से पहले, मानक इलेक्ट्रोड विभव पर जाने से पहले, तुम्हें पता है कि कोई गैल्वेनिक सेल है तो उस पे 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? सबसे पहली अभिक्रिया जो होती है वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना? क्या होती है बच्चा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पर क्या होता है? एक धातु होती है सॉलिड अवस्था में, ये धातु जो है भैया ये बन जाती है विलयन, जिसे हम बोलते हैं एक्वा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, ठीक है? ये हो गई ऑक्सीकरण। दूसरी स्थिति होती है अपचयन की। थोड़ा सा रिकैप करना ही पड़ेगा बच्चे, मजबूरी है सर की, रिकैप यदि नहीं करेंगे। गुड इवनिंग आयुषी, आयुषी मालवी, गुड इवनिंग बेटा, कहां हो आप? वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके, तो अपचयन विभव की बात होगी। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का है, आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब दूसरे पे बात करते हैं कि AQ, दूसरे अपचयन में क्या होता है? एक विलयन होता है, उस विलयन के अंदर पे प्लस आयन होते हैं, वो प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और धातु बन जाते हैं सॉलिड, तो यह है अपचयन। तो जिस और अपचयन होता है ना उसे कहते हैं अपचयन विभव। क्या बोलते हैं? अपचयन विभव। ठीक बात। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अपचयन विभव, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण विभव, है ना? ये वाली बात है, ऑक्सीकरण विभव। अब आप लोगों को जब मैंने इसके पहला वाला लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पर एक बात बताई थी कि IUPAC ने निष्कर्ष निकालने के लिए जो आपका अपचयन विभव है, जो आपका अपचयन विभव है, इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला है ना? इसे क्या बोला है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब भी हमारा कैलकुलेशन होगा हम ये मानेंगे कि कोई धातु जो है वो उसके विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कोई भी धातु जो है वो, किसी भी धातु का विलयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने के बाद में वो धातु बन रहा है। यही हमें मानते हुए चलना है, ठीक है? यही हमारा काम होगा, और इसी से सारी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि दोनों को लेकर कैलकुलेशन नहीं की जाती। तो सिचुएशन नंबर 1 की अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो शून्य होता है, ठीक है? ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। अब यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन सेल की। किसकी बात करेंगे बेटा? SHE की, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सेल। तो मेरे पास में NCERT है, थोड़ा देखना पड़ता है। क्या है? K की जगह में नहीं होना चाहिए, तुम लोग गलत लिख लोगे। अब तुम्हारे पास में यहां पर एक हाइड्रोजन सेल है। क्यों हाइड्रोजन सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें एक ऐसा सेल बनाना है जिसका विभव शून्य हो, और यदि हमें ये ज्ञात करना हो तो हमें एक ऐसे सेल की आवश्यकता होगी बच्चा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले
और इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले और इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे। तो हमने स्व इच्छा से, बुक में लिखा हुआ है, हमने हमारी इच्छा से एक ऐसा सेल निर्माण किया जो ये दोनों कार्य कर सकता है। अपन करवाएंगे आगे। तुम्हें यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो वेट करो थोड़ा सा, अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन सेल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? हमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है। अब इसी का उपयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने ये मान लिया इसका विभव कितना होगा? 0 होगा। तो लेट्स फोकस्ड। सबसे पहले यदि हमें विलयन बनाना है तो हम एक पात्र लेंगे, ठीक है, ये रहा आपका पात्र। यहां पर हम एक विलयन तैयार करेंगे, उसमें जो वैद्युत अपघट्य घोलेंगे, वैद्युत अपघट्य HCl, NaCl, ये जो भी घोलेंगे, नॉर्मली NaCl नहीं होगा, HCl होगा, ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों होगा। तो हम यहां पर HCl लेंगे और इसकी सांद्रता जो है इस विलयन में 1 मोल होगी, है ना, 1 मोलर होगी। द करेक्ट वर्ड इज 1 मोलर होगी। फिर यहां पर जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उस समय जो तापमान है वो होना चाहिए 298 K, है ना, यही लिखा होगा, आई होप सो, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, हाँ 298 केल्विन होना चाहिए। और जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है वह भी 1 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह सेल काम करेगा। अब क्या होगा? यहां पर यहां पर एक कांच की ट्यूब लेंगे हम, बहुत हल्की सी कांच की ट्यूब दिख रही होगी, इसमें छिद्र होगा। यहां से हम एक बार पर जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब पर इस नलिका के अंदर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है। ये एक तारनुमा संरचना है। इस तारनुमा संरचना को आगे अपन निकालेंगे और दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे। यहां पर भाइया ये है कमाल की चीज, यहां पर है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पात्र। प्लेटिनम की धातु है जालीनुमा, उस प्लेटिनम की जालीनुमा धातु से एक वायर कनेक्ट है और ये वायर आगे हमारे दूसरे सेल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा? 2 स्थितियां होंगी। बहुत ही ध्यान से सारे फोकस के साथ आगे आपको चीज समझ। ये हमने ऐसे की बना लिया, ये हमारी मानक स्थितियां हैं। ये कौन सी स्थितियां बेटा? मानक स्थितियां। हमें यदि किसी निष्कर्ष में पहुंचना है तो हमें कुछ चीजें स्टेबल करनी पड़ेगी। कुछ चीजें स्टेबल कैसी करनी पड़ेगी? तो स्टेबल सबसे पहले हमने वैद्युत अपघट्य को स्टेबल किया, फिर हमने तापमान को स्टेबल किया, फिर हमने वायुमंडलीय दाब को स्टेबल किया और उसके बाद में हमने यहां पर कुछ ऐसा प्रणाली बनाई, ऐसा उपकरण बनाया जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे सबसे पहले कॉपर के विलयन के साथ, है ना। यह हमारा एक अर्ध सेल है, अर्ध अपचयन सेल है, ठीक है, अर्ध अपचयन सेल है। क्या होता है बच्चा? यहां पर क्या होता है? आपने गैल्वेनिक सेल में देखा है, आपने गैल्वेनिक सेल में बड़े ध्यान से देखा है। अब इस समय, अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताना भूल गया बच्चे, कि यहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है ना, यहां पर एक अभिक्रिया होती है। वो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर में मान लो आपकी बुक में एक हाइड्रोजन लिखा है, 2H+ आयन है, ये विलयन है, यहां HCl जुड़ा हुआ है, तो इस HCl में 2H+ आयन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो बनेगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये बनेगा H2 गैस बनेगी, और गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ओके, अब क्या होगा? यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना करे, आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करो, हाइड्रोजन गैस से H+ आयन इस विलयन के अंदर चला जाए, ठीक है, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आपके दूसरे सेल की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने लिखा है सर, आपने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन
त्यागी भी जा सकते हैं, दोनों स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए हमने यहां पर ये जो निशान लगाया है ये दोनों ओर का लगाया है, साम्यावस्था वाली स्थिति हो सकती है। ओके डॉट, यहां तक सभी के समझ में आ गया? कमेंट में समझ में आ गया तो बता देना हाँ सर अभी तक हमें समझ में आ रहा है। हमें गैल्वेनिक सेल Zn इलेक्ट्रॉन भेजते हैं कॉपर की तरफ, ठीक है, परंतु उससे हमें यहां पर स्थित विभव का मान पता नहीं चल रहा। तो हमने क्या किया, एक ऐसा सेल बनाया जिसका विभव शून्य है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहां पर कॉपर जो है यदि आप उसे HCl में घोलोगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि कॉपर की जो कर्णन एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की एंथैल्पी जिसे बोलते हैं हम आयनन एंथैल्पी, और तीसरी एंथैल्पी एक और होती है जिसे विलायक योजन एंथैल्पी कहते हैं, वह है कॉपर के विलयन में मतलब HCl का विलयन जो है वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता या कॉपर को वो अपचयित नहीं कर पाता। सिंपल है, ऑक्सीकृत। ओके, तो ये नहीं कर पाता, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो कर देता है, तो HCl के साथ कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं देता। यही वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? पृष्ठ क्रमांक 68 पे लिखी हुई है कि कॉपर +2 आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं, इसके विपरीत प्रक्रम संभव होना संभव नहीं है। ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा। अर्थात यदि हम एक और कॉपर ले, एक और हम क्या ले, कॉपर ले, और दूसरी ओर हम उसी पात्र में सॉरी माय मिस्टेक बेटा, आई एम सॉरी। यहां पर आप एक दूसरा पात्र के अंदर पे CuSO4 का विलयन रख दें और इस साइड आपका HCl हो और आप इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें, आप इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें, तो होगा ये कि यहां से H गैस प्रवाहित करने पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इस ओर, यहां पर आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे इस ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? इस ओर जाएंगे। और यहां पर कॉपर के विलयन में हमें यह देखने को मिलेगा कि यहां पर काफी सारा कॉपर जो है वो जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर Cu2+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हर बार रिसीव करेगा और ये क्या बना देगा? कॉपर धातु। यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? यहां पर आपका H2 गैस है, ये H2 गैस 2H+ आयन बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर गए। अर्थात इस ओर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। इस ओर क्या हो रहा है? इस ओर अपचयन हो रहा है। कॉपर वाले विलयन को आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि कॉपर को यदि आप इस विलयन में रखोगे तो कॉपर जो है वो अपचयित नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीकृत, गलत वर्ड, ऑक्सीकृत इस पे नहीं होता, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति, इधर पे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति रखता है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा है। ये H जो हमारा इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया है SHE, हमने जो हाइड्रोजन सेल बनाया है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो किस ओर जा रहे हैं? कॉपर की तरफ। तो इस कारण से इस ओर आपकी धातु जो है वो जमा हो रही। कौन सी धातु जमा हो रही है? कॉपर की धातु जमा हो रही है। आपका SHE के लिए आपने यहां पर अभिक्रिया लिखी हुई है, आपके SHE के लिए यहां पर आपने अभिक्रिया जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। चलो उसे बाद में बताऊंगा, पहले अपन अभिक्रिया की तरफ अपन बाद में चलेंगे, ठीक है। लिखने वाली चीज पे अपन बाद में चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक इसी प्रकार। अच्छा सुनो, इसमें मैंने लवण सेतु नहीं लगाया है ना, यहां पर आपका ये जो है ये लवण सेतु यहां पर ऐसे पूरा बना देना, ये पूरा नहीं बना है, ये पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज, सेम वही चीज हमने क्या किया? हमने यहां पर एक लवण सेतु बना दिया, इसे पूरा परिपथ को कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर ZnSO4 है, यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर है ZnSO4, यहां Zn- है, यहां पर क्या है? Zn, इस विलयन के अंदर काफी सारे Zn- है, तो इसे क्या चाहिए? इसे पॉजिटिव आयन चाहिए। तो ये Zn जो है बहुत सारे Zn2+ आयन इस विलयन के अंदर भेजेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। अर्थात Zn धातु था, सॉलिड था, यहां S लिख दो, ये Zn2+ आयन बनाएगा, वो इस विलयन के अंदर चले जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है
वो इस ओर जाएंगे और आपको यहाँ विभव पर, आपकी जो विभव मापी मीटर है उस पर आपको रीडिंग मिल जाएगी। और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन काफी सारे होंगे, यहां पर आपके काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस विलियन के अंदर क्या है बच्चा, इस विलियन के अंदर है HCl। क्या है, HCl, हाइड्रोजन प्लस आयन है। क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयन। मान लो इसके अंदर पे 2 हाइड्रोजन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, कौन देगा उसे, Zn दे रहा है, उसे Zn दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकलेगी बच्चा, H2 गैस। कब निकल रही है, यहां पर ये जो आपका SHE है जिसे आपने हाइड्रोजन सेल बोला है, पहली वाली स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरी वाली स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर हो रहा है अपचयन अभिक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, देखो फील करना पड़ेगा भैया, यदि समझना है तो आप लोगों को रिलेट करना पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर रिपीट करिए, हमारी समझ में नहीं आया, है ना। आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप ऑफलाइन क्लास में नहीं हो कि मैं आपके फेस एक्सप्रेशन को रीड करके बता दूं कि बच्चा तुम्हारा ध्यान कहां है, तुम तो रील पे पहुंच गए, है ना। तुम्हारा यहां क्लास में बैठे बैठे पता नहीं कहां सोच लिए कि क्या हो गया, उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी, ऐसे करके, है ना। तो मैं ये नहीं सोच सकता ना, वो ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑफलाइन में तुम्हें, ऑनलाइन में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके कि सर हमारी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया, आप फिर से बताइए, है ना। सही बात है। पानी पी लूं क्या मैं, पानी की है इधर कुछ व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है इधर, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत ज्यादा बोल दिया हूं मैंने। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाए, ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव तुम्हें समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड विभव यदि समझ में आ गया तो ये चैप्टर आसान है ना। क्योंकि इसके बाद में आप लोग इलेक्ट्रोड विभव निकालोगे, इसके बाद में जैसे ही इलेक्ट्रोड विभव याद करना आपने सीख लिया, क्योंकि अभी आप मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हो। मानक अवस्था में कैसे, मानक अवस्था में कैसे, आपने यहां पर पूरी स्थिति निर्मित करके रख ली है, यहां पर 1 मोलर है, यहां तापमान है, यहां पर दाब है, ये सारी स्थिति जो है आपने सेट करके रखी है। परंतु हर बार ये स्थिति नहीं होगी, है ना। क्या आप हर बार ऐसे चीज लेके आओगे, हर बार आप ताप बैलेंस करते रहोगे, आप दाब बैलेंस करते रहोगे, आप सांद्रता बैलेंस करते रहोगे, नॉट पॉसिबल। तो हमें मानक अवस्था को त्याग कर सभी अवस्थाओं में इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा, है ना। मतलब बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ऐसी अवस्था में हमें सेल का विभव ज्ञात करना होगा अलग अलग जगहों पर। तो ऐसी अवस्था में हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नर्नत समीकरण की आवश्यकता होगी, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है। तो यदि ये समझ में आ गया तो नर्नत समीकरण अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, मैं पानी पी लूं, तुम लोग जरा देखो, है ना। अब कमेंट करना जरा। बड़े हंस रहे थे चैट पे, चले गए क्या। चलो, जो लोग देखने वाले हैं वो तो देखेंगे, जो जाने वाले हैं वो तो जाएंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन। हमने, हमारा कॉपर वाला सेल है ना, चलो मैं यहां पर कुछ चीजें मिटा रहा हूं। मिटाने का कारण है क्योंकि हमें अच्छे से लिखना है। हमें कैसा लिखना है बेटा, अच्छे से लिखना है। सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में यह हुआ था कि आपका जो हाइड्रोजन गैस थी, इस हाइड्रोजन गैस से आपके 2H प्लस आयन बने होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ठीक है। इसे हमने बोला था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। इस ओर क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण विभव। और जब ऐसी स्थिति हुई थी, जब ऐसी स्थिति हुई थी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी स्थिति जो है कि यहां पर आपका कॉपर जो है वो एक्वा में था, इस कॉपर ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव किया होगा और ये जो कॉपर है ये सॉलिड बन गया था और इसे हमने बोला था अपचयन विभव। इसे हमने क्या बोला था, अपचयन विभव। और जब ऐसा हुआ था बच्चे, जब ऐसा हुआ था तो हमने क्या किया था,
हमने यहां पर बीच में एक विभवमापी लगाया था, हमने वहां पर एक विभवमापी लगाया था, और उस समय जो रीडिंग आई थी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा था, तो उस समय जो रीडिंग आई होगी प्लस 3.04 वोल्ट आई थी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसके लिए? कॉपर के लिए। कॉपर मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये अपचयन विभव, ध्यान, कीप ऑन माइंड, ये ऑलवेज अपचयन विभव होगा। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर 0.3 वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यदि आपको बोलेंगे कोई ई सेल निकाल के बताओ या इलेक्ट्रोड विभव निकाल के बताओ, तो ई सेल का सूत्र क्या होता है? चलो मैं तुम्हें आगे बताऊं, क्या यही बता दूं? चलो, क्या हमारे पास में जगह है? चलो मैं कोशिश करता हूं कि अपन प्रॉपरली पूरी एक साथ इसे समझे। तो ये इसे यहां पर शिफ्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, और इसे यहां पर शिफ्ट कर दो ऐसे। ठीक बात? ठीक इसी प्रकार से इसे यहां पर शिफ्ट कर दो ऐसे, और इसे जो है वो यहां पर शिफ्ट कर दो, है ना। यहां से ब्रैकेट हटाओ और इसे भेज दो ऐसे। अब आप बोलेंगे सर ये 0.3 वोल्ट आया कैसे? ये 0.3 वोल्ट आया कैसे? सूत्र से निकाल के बताओ हमें। हमें नहीं आया समझ, आप हमें सूत्र से निकाल के बताओ। तो ठीक है बच्चा, ये रहा ई सेल। ई सेल का मतलब क्या होता है? ई सेल का मतलब होता है, ई सेल का जो सूत्र होता है वो होता है ई दायां माइनस ई बायां, है ना। बहुत ही आराम से समझना, ये ई सेल होता है। अब हम कौन सी अवस्था में निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मानक अवस्था में। हमारी जो स्थिति है, हमने सारी चीजें बैलेंस करके रखाई थी, और जब हम मानक अवस्था में निकालते हैं बेटा, तो मानक अवस्था में ई सेल यहां पर लग जाता है नॉट। इसे साम्य अवस्था वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, या 11th में ऊष्मा गति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इसे मूर्धाक बोला जाता है। ये जो निशान यहां पे लगा, इसे मूर्धाक या फिर सब्सटेंस भी बोल, मेरे हिसाब से, यदि मैं मेरे नॉलेज में थोड़ा सा होगा तो आप मूर्धाक समझो। हिंदी मेरी अच्छी है, हिंदी में मैं याद रखता हूं, इंग्लिश में मैं भूल जाता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर आपको क्या करना है? ई दाया। ई दाया का क्या है भैया? ई दाया जो है वो है कैथोड, है ना। ई दाया का जो है कैथोड, इसे आप ई आर भी लिख सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो? ई आर। ई आर ही आपको लिखना है, और माइनस यहां पर आप करोगे ई लेफ्ट। तो जब आपने विभव मापी में निकाला होगा तो यहां पर आया होगा 0.3 वोल्ट माइनस एस एच ई। ये आपका क्या है? वो वाला, उसे आप बोलते हो क्या? वो ये राइट हैंड साइड है। ये देखो, ये मेरा जिस हाथ में बॉयज लोग घड़ी पहनते हैं वो लेफ्ट होता है, ये वाला जो है वो राइट होता है। जो मेरे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है, ये मेरा राइट हैंड है। तो ये वाला राइट हैंड है, तो ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम राइट हैंड से इसको हटा रहे हैं, तो ये वाला है 0। तो जब आप यहां पर निकालोगे तो ई नॉट सेल जो है, मेरे हिसाब से शून्य में से यदि आप एक घटाओगे तो क्या आएगा? ई सेल जो है, ई नॉट सेल जो है वो आएगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया कॉपर के लिए। ध्यान रहे, ये आपका अपचयन विभव है। ये आपका कौन सा विभव है? अपचयन विभव। आपको अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानना है। और जो आपका हाइड्रोजन सेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसका विभव कितना होता है बच्चा? उसका विभव होता है 0। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में दूसरी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन अब आप ध्यान से देखेंगे, है ना। ओके, दूसरी सिचुएशन पे बच्चा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। फर्स्ट थिंग जो है, Zn जो है वो क्या कर रहा है? वो सॉलिड अवस्था में है। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है और विलियन बन जा रहा है, विलियन में मिल जा रहा है। एक क्यू बना दिया हमने क्यू बनाना भूल गए हैं हम हमारी गलतियों को, मतलब ऐसी छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है यार, कभी कभी ऐसा ए क्यू ये सब भूल जाता है इंसान। ये हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा। ऊपर क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जगह की कमती है। कमी नहीं है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं रे। ये 2 बार लिखा गया, देखो ये 2 बार लिखा गया, इसको मिटाओ। ये क्यों लिख रहे हैं अपन? यहां Zn था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इधर साइड आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण
विभव, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, दैट इज हेयर। बहुत ही ध्यान से, शांत मन से, ध्यान मन को केंद्रित करते हुए, अब गाना नहीं गाऊंगा मैं, छोड़ो गाना नहीं गाते, नहीं तो तुम बोलोगे सर वो कच्चा बादाम वाला गाना गा के बताओ, नहीं बताएंगे। ठीक है, अपन अभी, मेरे को लिरिक्स आते हैं उसके, अभी ये खत्म होगा अपन, तब मैं गा के भी बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोग कमेंट करोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताता। अब आगे आगे नेक्स्ट पे आते हैं अपन। सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपका H जो है वो विलियन के अंदर है ना, जो AQ है, जो HCl वाला विलियन है, यहां पर आपकी 2HQ मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं। चलो यहां पर 2HQ मान लो, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर रहे होंगे, जिससे यहां पर बन रही है क्या, H2 गैस। और इसे हम क्या बोलते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अपन बोलते हैं अपचयन विभव। अपन उसे क्या बोलते हैं, अपन उसे बोलते हैं अपचयन विभव। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात कि जब कॉपर अब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था, तो हमने उसे धनात्मक में लिखा था। कैसे लिखा था, धनात्मक में लिखा था। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था तो विभव हमने धनात्मक में लिखा था। यहां पर SH इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होगा तो विभव मापी में यहां पर आया होगा 0.76 प्लस में, क्या में आया होगा, प्लस में। कब होता ये, कब होता बच्चा ये, कब होता ये, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ये होता है पॉजिटिव में, परंतु हमें यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि ये ऑक्सीकरण विभव है। कौन सा विभव है, ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, और ये प्लस में कब आता, प्लस में कब आता, जब ये अपचयन विभव होता, जब ये अपचयन विभव होता तब ये प्लस में होता। ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पर यदि ये कर रहा होता तो ये पॉजिटिव में आता, परंतु Zn क्या इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, द आंसर इज नो सर, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर रहा है, वो त्याग रहा है। तो प्लस में आई हुई चीज काय में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। चूंकि ये ऑक्सीकरण विभव था ना, तो हमें जब इसे दर्शाना होगा, जब हम इसे दर्शाएंगे तो ये माइनस में आएगा, काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब यहां पर आप लिखोगे ई सेल नॉट बराबर होगा, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, और माइनस में भी अपने आप आएगा, देखना ना। तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसे ही ला दिया, अब भी लाते हैं अपन। देखो ना, यहां पर क्या होता है, ई दाया है ना, ई दाया, चलो पूरा प्रॉपरली लिखते हैं अपन। ये देखो, यहां पर आप लिखोगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही होता है मानक सेल। यहां पर अपन ऐसे लगा देते हैं, यहां पर भी आपके ऐसे नोट आएंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ई सेल जब आप लिखोगे, ई सेल जब आप लिखोगे तो यहां पर ये कितना है, ई राइट कितना है, ये होगा 0, क्योंकि इसका मान ऑलवेज 0 होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। लेफ्ट साइड में आपने यहां पर विभव पे मापा था तो 0.76 आया था। ठीक है, 0.76 वोल्ट। अब जब ये इससे घटाओगे तो शून्य में से माइनस ये घटाओगे तो सेम की सेम संख्या नीचे आपकी रह जाएगी, ये देखो। और माइनस 0.76 जो है आया तो पॉजिटिव में था, परंतु जब आपने इसे घटाया था तो यहां पर विभव कैसे आया, अपने आप माइनस में आ गया। यही है आपका अपचयन विभव, यही क्या है आपका अपचयन विभव। अब जब आप गैल्वेनिक सेल का विभव निकालते हो, जब आप गैल्वेनिक सेल का विभव निकालते हो मानक अवस्था में, यही मानक अवस्था में जब ताप दाब सांद्रता सब कुछ बैलेंस होती है, उस अवस्था में जब आप मानक सेल विभव निकालते हो, किसके लिए, आपका Zn होता है, कॉपर होता है, गैल्वेनिक सेल के लिए। अब SH हटा दो तो मानक सेल विभव जो है गैल्वेनिक सेल का, उसका वोल्ट जब आपको निकालने के लिए बोलेगा तो 1.1 वोल्ट आता है। तो यहां पर आप लिखोगे ई सेल राइट में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहां पर भी नोट लगा दो।
तो राइट हैंड साइड में कितना था बेटा, राइट हैंड साइड में था 0.3 वोल्ट और यहां पर कितना था -0.76 वोल्ट। इन दोनों का जब आप योग करोगे तो यहां पर आता है 1.1 वोल्ट। ये है ई नॉट सेल। किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल के लिए यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है वोल्ट में बताइए, तो लिख के जाना 1.1 वोल्ट होता है, आंख बंद करके, तभी तुम्हें नंबर मिलेगा। ठीक है, यस सर। उमांशी कमेंट कर रही है यस सर। एक बच्चे के कमेंट पे नहीं गाने वाला मैं, ठीक है, और बच्चे कमेंट करेंगे तब गाएंगे। तो यहां पर आप लोगों ने हाइड्रोजन सेल द्वारा मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया और यही वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई है, एक अभिक्रिया लिखी हुई है। तो अभिक्रिया तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो अभिकारक होते हैं उन्हें एक साइड लिखा जाता है। तो जिसे नहीं मालूम, यहां पर सबसे पहले Zn था। Zn जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। इधर साइड का अभिकारक जो है वो कॉपर होता है, इसी के नीचे कॉपर होगा, तो यहां पर आप लिखोगे कॉपर। ये था विलयन अवस्था में। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर आपका जो Zn है ये बन जाता है विलयन और जो आपका कॉपर है वो बन जाता है धातु। ये है समग्र अभिक्रिया। ये जो है ये है समग्र अभिक्रिया। और जब ये अभिक्रिया होती है तो उस समय जो विभव होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। यहां आके आपका इलेक्ट्रोड विभव मापन जो है वो समाप्त होता है। यहां आके मेरा लेक्चर जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है सर, यस सर। गाना तो गाना कुछ इस प्रकार से है, बायर तोड़ा हाथर वाला जादू गोले सीटी गले चन कि ये जन हत सोमन सोमन। बस हो गया इतना ही, है ना। मेरे को शर्म आने लगी, है ना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दे। चलो डन। मानक इलेक्ट्रोड विभव, बस यही सारी बातें हैं। अभी हमने मानक अवस्था में निकाला है बच्चा, कैसे निकाला है। अब आपकी बुक में ना यहां पर ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। ये टेबल जो है, ये जो यहां पर इतनी सारी विभव का जो मापन किया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है बच्चे, ये हाइड्रोजन सेल द्वारा ही निकाला गया है। एक और हाइड्रोजन सेल होगा, दूसरी ओर जिस भी पदार्थ का हमें विभव निकालना होगा, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें विभव निकालना होगा, उसका विलयन होगा और उसी का इलेक्ट्रोड होगा। और हम उसके सापेक्ष, मतलब इस हाइड्रोजन सेल के सापेक्ष ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, यदि माइनस में है, यदि कोई विभव आपका माइनस में है, इसका मतलब यह है कि उस सेल में जो आपकी धातु है वो इलेक्ट्रॉन भेज रही है SHE के तरफ, और यदि कोई प्लस में है, इसका मतलब यह है कि SHE अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पदार्थ की ओर भेज रही है। डन, खत्म। बस यही था आपका इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जो कि था मानक अवस्था में हाइड्रोजन सेल द्वारा। कल अपन समझेंगे नर्नेस्ट समीकरण, जो कि किसी भी ताप में हो सकता है, किसी भी दाब में हो सकता है, किसी भी सांद्रता में हो सकता है। और नर्नेस्ट समीकरण की हम गणना करेंगे बच्चे। किसके लिए करेंगे? गैल्वेनिक सेल के लिए करेंगे, इसलिए तो गैल्वेनिक सेल पहले है ना। रॉ आलमंड्स, कच्चा बादाम, मूंगफली, हमारे इधर मूंगफली बोलते हैं उसको, है ना। चलो, गाना तो चला गया परंतु ट्रेंड खत्म हो गया, परंतु क्या बताएं, अभी भी हमें याद है, हमें मजा आता है उस गाने में। चलिए, बढ़िया है वो, छोड़ो यार, खत्म करें आज का लेक्चर। बढ़िया था, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, नहीं आया हो तो 2-3 बार टैप टैप करके से पीछे करके देख लेना। मैंने बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करी है, बार बार चीजें रिपीट करी है, समझ में तो आ ही जाना चाहिए, है ना। और ये डिजिटल नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर पे, अभी अपलोड नहीं हुए होंगे। हम इस संडे काफी ज्यादा बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पाएगा, परंतु जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और जिस बच्चे को बैच चाहिए बेटा, अभी 5999 वाला ऑफर चल रहा है, फटाफट से खरीद लो। 599 में तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर से रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस भी मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड पूरी लाइव स्ट्रीम है वो भी मिल जाएगी, साथ में जो आपकी ई बुक है वह भी मिल जाएगी, है ना। और ये पूरे साल के लिए है, 1 टाइम फीस है। जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी लेके फटाफट से खत्म करो और पूरा रिवीजन अपना स्टार्ट कर लो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना लेट करोगे हो सकता है हम प्राइस ये वाला बढ़ा दें। अभी तो हमने ड्रॉप कर दिया, 15 अगस्त का ऑफर था, देखो कितने दिन तक चल रहा है, ज्वाइन कर लो फटाफट से, है ना। बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी को
देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी कल रनर्स समीकरण के साथ में। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।